आप लोगों को जो ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो रोकने के लिए लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों के पास इतनी समझदारी नहीं है कि वो लोग पहल कर ले और पहल करके गलत को रोकने का काम करे। ऐसी समझदारी उन लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए लोगों को जागृत करने का और जागे हुए लोगों को संगठित करने का और संगठित लोगों को उद्देश्य पूर्ति के लिए उसका उपयोग और प्रयोग करने का, ये सारा काम नेतृत्व करने वाले लोगों का है। हमारी समस्या लोग हमें साथ देते नहीं है, ये नहीं है। हमारी समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है, नेतृत्व की समस्या है। अगर हमारे पास नेतृत्व होता है तो लोग समर्थन देते हैं, क्योंकि समर्थन अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं मिलता है। समर्थन लेना पड़ता है। जिसकी जितनी औकात होती है उतना समर्थन ले सकता है। समर्थन अपने आप नहीं मिलता, समर्थन लेना पड़ता है और ये लेने वाले की औकात पर निर्भर करता है। इसलिए मैं इस काम के लिए कभी लोगों को दोष नहीं देता हूं कि लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। आंदोलनों की सफलता नेतृत्व के ऊपर निर्भर होती है। नेतृत्व अगर सही है तो आंदोलन की सफलता होती है। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोग क्यों चला रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव और फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव, ट्रांसपेरेंस यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अब भारत के किसी भी नागरिक को ईवीएम से घोटाला होता है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। मामला खत्म हो गया। ये समझने की जरूरत है। ये बहुत सारे लोगों को बात समझ में आती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है। कुछ लोग इसके बावजूद भी ऐसा मानते हैं। वो सब गधे की औलाद है। वो सब गधे की औलाद है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ये वामन मेश्राम वो सेंसिबल आदमी है तो गाली गलौज नहीं करना चाहिए। मान लो कोई आदमी गधे को गधा कहे, मान लो एक गधा है, उसको गधा कह रहे। अब गधे को गधा नहीं कहेंगे तो गधे को अक्लमंद कहेंगे।
लोग अरे क्या गधा आदमी है यार, गधे को अक्लमंद कह रहा है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम में घोटाला होता है केस लेकर गए। डॉक्टर जीवीएल नरसिंह राव सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने घोटाले के सबूत दिए। सबूतों की छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम में घोटाला होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। तीनों शब्दों का मिलाकर अर्थ होता है घोटाला होता है। जो लोग ऐसा मानते हैं नहीं होता, क्या उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरह ईवीएम मशीन की छानबीन की? सुप्रीम कोर्ट ने तो छानबीन की, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। एविडेंस की छानबीन करने के बाद फैसला दिया। ईवीएम मशीन की छानबीन करने के बाद फैसला दिया। चुनाव आयोग बाहर बयान दे रहा था ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाहर बयान क्यों दे रहे हो, इधर आ जाओ, हमारे पास दो बयान। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग यह साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। बात खास बातें बता रहा हूं आप लोगों को। जो चुनाव आयोग अखबारों में बयानबाजी करता है, ये बयानबाजी करना अलग बात है, मगर ईवीएम मशीन को निर्दोष साबित करना ये दूसरी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया। चुनाव आयोग को कहा आओ इधर आओ, इधर सुप्रीम कोर्ट में कहो ईवीएम मशीन निर्दोष है, कहो इधर साबित करो। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के निर्दोष के बारे में चुनाव आयोग साबित नहीं कर पाया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, अर्थात ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी जिसको चाहिए ले लेना। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऑर्डर दिया। ईवीएम मशीन में घोटाला होता है उसे रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब 2014 से पेपर ट्रेल मशीन लगा। पहले केवल ईवीएम मशीन में वोट डाला जाता था, अब पेपर ट्रेल मशीन दूसरी मशीन भी आ गई है। तो मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बैलेट पेपर पे कैसे चुनाव होता था, वोटिंग होता था, ईवीएम में कैसे होता था और पेपर ट्रेल आने के बाद कैसे होता है, थोड़ा कंपैरेटिवली आपको बताता हूं। मैं तो समझ चुका हूं, आप लोगों को समझना जरूरी है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो बात मैं समझ चुका हूं वो बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। साथियों, पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। फिर बैलेट पेपर देने के बाद आप देखते थे कि कैंडिडेट के नाम क्या है। फिर आप देखते थे कि कैंडिडेट के चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर,
कुत्ता। आप लोग जानते हो ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, मैं भी जानता हूं नहीं होते। समझाने के लिए उदाहरण दे रहा। आप लोग देखते थे कि ये इस तरह के चुनाव निशान है, फिर आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। समझाने के लिए, समझाने के लिए। थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन भी होना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेंशन हो जाएगा आपको। थोड़ा मनोरंजन भी करना चाहता हूं। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो फिर क्या होता था, आप स्टैंप लेते थे, फिर अरे इसको शाही नहीं है, फिर आप ऐसा शाही लगाते थे, हा लग गई है। फिर देखते थे कुत्ते को, सबसे नीचे कुत्ता है, फिर ऐसा हा बराबर लग गया है, बराबर मैं कुत्ते को देना चाहता था, कुत्ते के इस पर बराबर लग गया है। फिर उसके बाद आप ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा, इतना बड़ा भी नहीं जाएगा और छोटा करना होगा, फिर और छोटा करना होगा। ऐसा करते हुए आप बैलेट बॉक्स में डाल देते थे, और डालने के बाद आप निश्चिंत होते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट डाला, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चित होते थे, और निश्चित होकर घर में जाते थे कि बराबर मैंने जिसको वोट दिया, मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हो गया है। हो गया। अब 2004 में ईवीएम आ गई। समझा रहा हूं, एक एक करके समझा रहा हूं। मालूम नहीं ना, यहां के मीडिया वालों ने आपको कुछ समझाने का कोशिश किया ना, चुनाव आयोग ने समझाने की कोशिश की। चुनाव आयोग की ड्यूटी थी, मीडिया की ड्यूटी थी, उनको यह करना चाहिए था, नहीं बताया। ईवीएम आ गया। ईवीएम आने के बाद आपने बटन दबाया, तो 2004 में क्या होता था, फूल, कमल का फूल, पंजा, हाथी, साइकिल, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, दिखाई नहीं देता था। 2004 में ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता था। जब दिखाई नहीं देता था तो आप तो बैलेट पेपर के दौरान पूरा देख करके, अगर आपको आंखों को कम दिखता था तो चश्मा लगाकर देखते थे, पूरी गारंटी करके करते थे सारा का सारा बैलेट पेपर पर। और जब ईवीएम मशीन में आपको दिखाई नहीं दिया, अरे कहां गया भाई मेरा वोट, वोटर सोचता। फिर चुनाव आयोग का कर्मचारी आता, हो गया है, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, इधर जाओ, इधर जाओ, जाओ, हो गया। अनिश्चित होकर, पता नहीं साला मेरा वोट किसको गया, जमा हुआ कि नहीं हुआ। अनिश्चित होकर वो घर में जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वोट कहां जमा हो गया। 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ, 2009 में, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने हराया। कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके बीजेपी, आरएसएस और अटल बिहारी को हरवाया। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। मगर 84 में ईवीएम मशीन लाने का काम कांग्रेस ने किया, अटल बिहारी ने पार्लियामेंट में समर्थन दिया। कांग्रेस ने यह कहा था कि बूथ कैप्चरिंग होता है, ये बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, इसलिए अटल बिहारी ने समर्थन दिया। अटल बिहारी को मालूम नहीं था ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। 2004 में कांग्रेस को मालूम था ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। कांग्रेस ने घोटाला किया, जीता।
2009 में अडवाणी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, अडवाणी को हरवा दिया। अडवाणी चुप नहीं बैठे, उन्होंने छानबीन की, पता चला ईवीएम में घोटाला होता है। उन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर जीवीएल नरसिंह राव ने सारा डाटा उनको दिखाया। तो अडवाणी ने ऐलान किया ईवीएम मशीन का भंडाफोड़ करने के लिए मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा, ये उन्होंने ऐलान किया अडवाणी ने। दूसरी तरफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। जब केस दायर कर दिया, नोटिस इशू हो गई। सरकार कांग्रेस की थी। जब नोटिस इशू हुई तो ईवीएम के घोटाले के सारे सबूत भी कांग्रेस की सरकार को दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के साथ सबूत दे दिए। सबूतों को छानबीन करने के बाद कांग्रेस के सरकार ने देखा, अरे तो सारा हमारा घोटाला पकड़ा गया, सारे सबूतों के साथ पकड़ा गया, तो क्या करना पड़ेगा। अडवाणी जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अगर वो सारे देश भर में ईवीएम घोटाले से सरकार बनी, अगर ऐसा अभियान चलाते हैं तो सारे देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, कांग्रेस आउट हो जाएगी, रोकना पड़ेगा। कांग्रेस ने अरुण जेटली को, कांग्रेस ने सुषमा स्वराज को संपर्क किया कि अडवाणी जी को रोको, देश खतरे में पड़ेगा। अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने कहा अडवाणी जी बड़े नेता हैं, हमारी औकात नहीं कि उनको रोका जाए। कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया। कांग्रेस को लगा कि अडवाणी जैसे बड़े नेता को केवल आरएसएस ही रोक सकती है। आरएसएस संपर्क किया। आरएसएस के लोगों को कांग्रेस ने कहा अगर अडवाणी जी इसी तरह का अभियान चलाते हैं, देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा देश को खतरे में नहीं पड़ने देंगे, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। कांग्रेस ने कहा इसीलिए तो आपके पास आए हैं, आप राष्ट्रवादी हो, अडवाणी जी को रोकेंगे, देश को बचाएंगे। आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा हमें क्या फायदा होगा? राष्ट्र बच जाएगा, यही आपका फायदा है। अरे राष्ट्र बचाने का या राष्ट्रवाद का जो स्लोगन है, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा ये तो एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा लोगों को गधा बनाने का हमारा कार्यक्रम है, आप हमको ही गधा बना रहे हो, हमको क्या फायदा होगा वो बताओ। कांग्रेस ने कहा ठीक है, सरकार हमारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश की मशीनरी हमारे नियंत्रण में है, 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, हम आपको जितवा देते हैं। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई और आप हमको कई बार घोटाला करके सरकार बनाने की कह रहे हो, बराबरी की बात नहीं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप आरएसएस के राष्ट्रवादी लोग हो, आप भी हमारी तरह 2 बार घोटाला करना चाहते हैं? आप तो बड़े सज्जन लोग हो, कभी कभी तो आप चप्पल भी नहीं डालते हो, कभी कभी लकड़ी की चप्पल डालते हो। आपके जैसे सज्जन लोग, राष्ट्रवादी लोग, आप भी हमारी तरह 2 बार घोटाला करोगे? अरे घोटाले का मुद्दा नहीं, बराबरी। आपने 2 बार घोटाला किया तो हमको भी 2 बार मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस क्या ओके ठीक है, आप 2 बार घोटाला कर लेना। अडवाणी ने आरएसएस की बात को नहीं माना, आरएसएस ने अडवाणी को साइडलाइन कर दिया। उसकी सेहत अच्छी थी, साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन करने के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। उसके पीछे आरएसएस का एक और मकसद था कि यदि हम लोग ईवीएम का घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं तो उस पर पर्दा डालना होगा। तो एक ओबीसी के आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए और घोटाला करके चुनाव जीता जाए तो बाद में ये प्रचार कर सकते हैं कि ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, इसलिए 52% ओबीसी के लोगों ने हमें वोट दिया, इसलिए हमने चुनाव जीता।
अन्यथा अटल बिहारी और आडवाणी दोनों मिलकर प्रोपेगेंडा करते थे चुनाव में, मगर कभी 186 से ज्यादा सीटें बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई। दोनों मिलके, आडवाणी और अटल बिहारी दोनों मिलके चुनाव कैंपेन चलाते थे, 186 से ज्यादा कभी सीटें नहीं जीत पाई। मगर 2014 के चुनाव में जब ईवीएम के द्वारा घोटाला करवाया गया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 283 सीटें जीती। 72 सिंपल मेजॉरिटी होती है, उससे 11 सीटें ज्यादा बीजेपी आरएसएस ने जीती। ये 2014 का डाटा है, ये सारा चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन यानी घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में लगाया ही नहीं, और अगर लगाया तो कितना परसेंटेज लगाया? 0.33%, केवल 0.33% लगाया। सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड में हमारे पास अवेलेबल है, चुनाव आयोग ने खुद ही लीक कर दिया। इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास, 2-4 नहीं, इतने सारे। साथियों, घोटाला पकड़ने वाली मशीन चुनाव आयोग ने क्यों नहीं लगाई? पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग जानता था ईवीएम में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ती है। अगर हमने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई तो ईवीएम का घोटाला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो चुनाव कमिश्नर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है और चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, केवल 0.33 लगाया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, सजा होगी 6 महीने की होगी। इस तरीके से चुनाव आयोग ने रवैया अपनाया, ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। 2014 में जो हमारे देश में 36 स्टेट है, तो हर साल एवरेज 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव कंडक्ट करवाने पड़ते चुनाव आयोग को। 2014 में 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव कंडक्ट करवाए, पेपर ट्रेल नहीं लगाया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया, 2015 को नहीं लगाया, 2016 को नहीं लगाया। चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास। जब चुनाव आयोग ने 2014, 2015, 2016 पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस दायर किया। 2017 में हियरिंग हुई, नोटिस इश्यू हुआ, चुनाव आयोग का वकील आया। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, जज साहब, वामन मेश्राम चुनाव आयोग को ऐसे 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 लेटर लिखता है। जज ने पूछा, कैसे कैसे लिखता है? तो वकील ने कहा चुनाव आयोग के, जज साहब पढ़ के सुनाओ। हाँ, पढ़ के सुनाओ। चुनाव आयोग का वकील पढ़ने लगा। मैंने लिखा था, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। 14 को उन्होंने नहीं लगाया, 15 को उन्होंने नहीं लगाया, 16 को उन्होंने नहीं लगाया।
सुप्रीम कोर्ट के जज ने वकील को चुनाव आयोग के रोका। अरे तो हमारा जजमेंट है भाई, वामन मेश्राम ने क्या लिखा? तो बोल रहे थे ना ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ये तो हमारा जजमेंट है। वामन मेश्राम आपको कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आपने अमल नहीं किया, यही ना लिखा? अरे तो हमको करवाना चाहिए था भाई, वामन मेश्राम ने हमारा काम करवाया। वकील को रोककर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को। क्या निर्णय दिया? 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देने के बाद बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया कि 2014 का एक बार तो आपने हमारा बेड़ा पार करवाया, अब वामन मेश्राम ने 2017 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया, पेपर ट्रेल मशीन लगेगी, अब हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो इसको रोकने के लिए मदद करो। आरएसएस बीजेपी ने कांग्रेस को कहा मदद करो हमारी, 2 बार का वादा है, आपने 2 बार घोटाला किया, सरकार बनाई, और आपने हमको कहा 2 बार हमने घोटाला किया, तुम चुप रहो, तुम 2 बार घोटाला करो, हम चुप रहेंगे, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, कोई नहीं बोलेगा, भारत की प्रजा को मालूम नहीं होने दिया जाएगा। मगर अब वामन मेश्राम ने यह ऑर्डर लाया तो अब संकट खड़ा हो गया है, आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा सत्ता तुम्हारे पास है, प्रधानमंत्री तुम हो, जब हमारे पास सत्ता रहती थी तो हम किसी को नहीं पूछते थे, जो लीगल इलीगल जो करना है करते थे। अब कांग्रेसियों को ऐसे ही लोग 2 नंबरी थोड़ी कहते हैं। सारे देश के लोगों ने हमारा नाम रखा कांग्रेस, ये 2 नंबरी लोग। तुम्हारे पास सत्ता है और तुम हमारी मदद मांग रहे हो, अरे जो करना है करो। नहीं नहीं नहीं, ये गांधी जी की सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, वामन मेश्राम की टांग है, डबल हड्डी वाली। डबल हड्डी वाली टांग है, ये रोकना आसान नहीं है, इसलिए आप हमारी मदद करो। फरवरी 2019 को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में मांग किया, क्या मांग किया? 50% ईवीएम मशीन, जो ईवीएम मशीन है इसका 50% पेपर ट्रेल मशीन से मिलान करवाओ। एक केस लेकर गए कांग्रेस के लोग, अभिषेक मनु संघवी, मिलान करवाओ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो संवैधानिक प्रश्न निर्माण होता है, यदि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जैसे मेरे केस में दे दिया, एक संवैधानिक प्रश्न निर्माण हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को फैसला दे दिया, उसी केस को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लेकर नहीं जाया जा सकता, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बीजेपी को मदद करने के लिए, आरएसएस को मदद करने के लिए केस लेकर गए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एंटरटेन क्यों किया? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, इस पर तो फैसला हो चुका था, दोबारा एंटरटेन क्यों किया? क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उस पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया, ये वजह थी। इसलिए जस्टिस बोबड़े, ये आपके नागपुर के, अभी किसी ने जस्टिस बोबड़े का नाम लिया कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए,
वो जस्टिस बोबड़े कौन है? उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष है। ये जस्टिस बोबड़े रंजन गोगोई के दौरान जस्टिस बोबड़े एक दूसरे नंबर का जज था और 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने निर्णय दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। जस्टिस बोबड़े, ध्यान रखो, आरएसएस। बाद में जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। जस्टिस बोबड़े ने यह निर्णय दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। दूसरा निर्णय दिया, जस्टिस पटनायक को कहा उस औरत की जांच करो जिसने रंजन गोगोई पर आरोप लगाया, जिसने मेरा विनय भंग किया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। हैरान करने वाली बात है। अगर जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो इसका मतलब यह है कि उस औरत ने झूठा आरोप लगाया, और अगर उस औरत ने झूठा आरोप लगाया तो औरत निर्दोष क्यों है? औरत निर्दोष कैसी है? जस्टिस पटनायक ने उसको निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। ऐसा कभी होता नहीं है। हुआ, जब ये खबर मैंने पढ़ी, देखी, मुझे समझ में आया पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। मुझे जल्दी समझ में आया कि इस पर असाधारण निर्णय होने वाला है। 8 अप्रैल 2019 को जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। यानी ईवीएम में घोटाला होता है, 1% ही मिलान होगा। ये निर्णय देने से क्या हुआ? जो मेरा निर्णय है 24 अप्रैल 2017 का, वो नीचे दबा दिया गया। 1% का ऊपर निर्णय लाया गया ताकि चुनाव आयोग को यह कहने का मौका मिले कि आपके निर्णय के बाद यह निर्णय दिया गया, इसलिए इसको हम फॉलो करेंगे, 1% को फॉलो करेंगे। 2019 के चुनाव में इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला हुआ। चुनाव आयोग को सब कुछ मालूम था, इसलिए चुनाव आयोग ने 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास में। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। चुनाव आयोग को पूछा ये पेपर ट्रेल का डाटा कितने महीने कानूनन रखना है, बंधनकारक है? चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 12 महीने रखना बंधनकारक है। लिखित पूछा गया चुनाव आयोग को, फिर आपने 4 महीने में डाटा डिस्ट्रॉय क्यों किया? अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन में 2019 के चुनाव में जो घोटाला हुआ उसके सारे सबूत थे, और चुनाव आयोग को यह डर लग रहा था कि कहीं वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस मशीनों को सील लगाने का आदेश ना ले आए, रिकाउंटिंग का ऑर्डर ना ले आए। ऑलरेडी उनके पास रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव कमिश्नरों को देशद्रोह का मुकदमा का सामना करना पड़ेगा, फांसी की सजा होगी, भयंकर मामला है। इसलिए चुनाव कमिश्नरों ने 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन पीनल कोड के तहत इसे कहते हैं सबूतों को नष्ट करना। इंडियन पीनल कोड के तहत क्रिमिनल ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट ने किया, चुनाव आयोग ने किया, और डाटा नष्ट कर दिया और बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद की। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2019 की।
2019 के चुनाव में सवेरे 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। बीजेपी आगे, 9 बजे बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 11 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बीजेपी आगे। कितने सीटों पर आगे? 340 सीटों पर बीजेपी आगे। 303 पर बीजेपी, 37 पर बीजेपी गठबंधन की पार्टियां, टोटल 304 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। एक भी सीट बीजेपी ने अभी तक जीती नहीं। शाम के 4 बजे मैं देख रहा था टीवी पर, राहुल गांधी टीवी पर आ गए। राहुल गांधी ने बयान दिया, बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है, नरेंद्र मोदी को बहुमत मिल गया है, मैं प्रधानमंत्री दोबारा जीतने के लिए उनको शुभेच्छा देता हूं। ऐसा कहकर राहुल गांधी टीवी से गायब हो गए। बस इतना बयान दिया। एक भी सीट 4 बजे बीजेपी ने जीती नहीं थी, केवल रुझान था। अभी भी रिकॉर्ड है। राहुल गांधी ने जैसे बयान दिया, काउंटिंग सेंटर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग गए। उनको मालूम हो गया राहुल गांधी ने बयान दिया, वो नेशनल प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोचा अभी काउंटिंग में हाजिर रहने का कोई मतलब है नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से भाग गए। रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलान करने का समय आया। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर हाजिर नहीं था। मिलान करने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी रूल के अनुसार हाजिर होना जरूरी था, वो गैर हाजिर थी। इससे प्रूव होता है कांग्रेस, बीजेपी और चुनाव आयोग तीनों ने मिलकर 2019 के चुनाव का घोटाला संपन्न कराया, प्लान बनाकर कराया। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। और जब ऐसा हुआ, ये 2019 की बात है साथियों, इतना भयंकर मामला आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे। मेरे पास इतने सारे डाटा के सबूत है। एक बात आपको और बताना चाहता हूं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण तक 373 सीटों का डाटा। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, वाराणसी के 10 लाख लोगों ने वोट दिया। मशीन से 10 लाख वोट निकलने चाहिए थे, निकले 11,87,000। इतने तेजी से तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती है जितने तेजी से ईवीएम मशीन वोट देती है। मशीन वोट देती है, जैसे मुर्गी अंडे देती है वैसे ईवीएम वोट देती है। हैरान करने वाली बात है। दूसरी फंडामेंटल बात, 373 सीटों पर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण का डाटा। एक भी डाटा लोगों ने वोट दिया उतना ही वोट निकला, एक जगह भी नहीं निकला, सारे के सारे जगह ज्यादा निकला। इट मीन्स 100% घोटाला ईवीएम मशीन में किया गया था। बीजेपी को गारंटी थी कांग्रेस कुछ बोलने वाली ही नहीं है। कांग्रेस बोलने का जो वेलकम कर दिया, मोदी जी आप जीत गए हैं, आपको हमारी शुभेच्छा है। ये तो 4 बजे बयान दिया।
तो सवाल खड़ा करने का ही मामला नहीं था। साथियों, ऐसे तमाम सबूत हमारे पास है, यहां मेरे पास बहुत सारे हैं, और समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें मुझे, क्योंकि जो बातें मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है, अगर बताता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे तो आपको केवल दुख ही होता रहेगा। एक बताऊंगा फिर दुख होगा, दूसरा बताऊंगा फिर दुख होगा। आप सोचते होंगे साला इतना साला भयंकर मामला देश में चल रहा है और एक अखबार वाला जानकारी नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि अखबार वालों को जानकारी नहीं, जानकारी है, जानकारी है मीडिया वालों को, ये सारा घोटाले की जानकारी है। फिर भी मीडिया वालों ने कभी खबर नहीं छापी। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 24 अप्रैल 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, कितने लोगों को पता है कि 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन वामन मेश्राम ने लगवाई? कितने लोगों को पता है? मैंने लगवाई। घोटाला पकड़ने वाली मशीन मैंने लगवाई। किसी अखबार वाले ने एक लाइन की खबर छापी, अरे फ्रंट पेज पर नहीं, अखबार के पिछवाड़े पर छापी क्या? इतना नेशनल मीडिया है ना, इतना इंटरनेशनल है, इतना राष्ट्रद्रोही है मीडिया। लोग कहते हैं कि मीडिया बहुत ताकतवर होता है। चल मैं मान लेता हूं, मैं बहुत ताकतवर है मीडिया भारत का। मैं उनको कहता हूं राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है भारत का मीडिया। उनसे जो होता है कर लेना मेरे खिलाफ में, देख लेता हूं फिर मैं कितनी ताकत है उनके बाद देखता हूं। सच्चाई को कैसे दबाएंगे? फिर मैं कोई वामन मेश्राम कोई सिंगल आदमी तो नहीं हूं। तो नागपुर वाले ने तो दिखाया ना, है 3.5 लाख लोग उधर हेडक्वार्टर पर लॉक लगाकर भाग गए थे ना। अगर पुलिस वाले मदद नहीं करते उनको तो उनकी कितनी क्या हो जाती पता है? 3 मिनिस्टर लेकर फडणवीस यहां बैठा हुआ था। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन घोटाला रोकने के लिए लगाई। हैरान करने वाली बात है, मशीन लगाई चुनाव आयोग ने, मगर मशीन लगाने का तो आदेश नहीं दिया, रीकाउंटिंग का ऑर्डर दिया। मशीन की, पेपर ट्रेल मशीन की काउंटिंग का ऑर्डर दिया और रीकाउंटिंग का भी ऑर्डर दिया। केवल मशीन लगाने का ऑर्डर नहीं दिया, मगर चुनाव आयोग ने केवल मशीन लगाने का काम किया, काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग करने का काम ही नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि पेपर ट्रेल मशीन से घोटाला पकड़ा जाता है। अब आगे हम लोग इसको कैसा रोकेंगे, ये हमारे सामने बड़ा संकट है। कैसा रोकेंगे? पहली बात तो, जब मैं ये अभियान सारे देश भर में शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के मुझे टेलीफोन आए, अभी भी आते हैं और कहते हैं कि मेश्राम जी ऐसा अभियान हमने इसके पहले कभी नहीं देखा, मगर जिनके खिलाफ में आप ये कर रहे हो, जागरण कर रहे हो, लोगों को जगा रहे हो, वो लोग बहुत बदमाश लोग हैं, वो आपकी बात मानने वाले नहीं है। चुनाव आयोग सुनेगा, साइलेंट हो जाएगा, अमल नहीं करेगा। तो मैंने उनको पूछा फिर क्या करना होगा? ये जागरण तो ठीक है, उन्होंने कहा जागरण तो ठीक है, मैं नहीं मानेंगे नहीं। फिर मैंने पूछा क्या करना होगा? कहा एक्शन करना होगा। ये एक्शन में क्या करना होगा? तो बहुत सारे लोगों ने कहा ईवीएम फोड़ना होगा। मैंने कहा भाई ये तो संविधान के विरोध की बात है, कानून और संविधान के विरोध में काम करने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इस तरह का काम करने का आदी नहीं हूं। इसलिए मैं चुनाव आयोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक समय देता हूं कि ईवीएम मशीन को सुधार लो, उसी पे करो। ईवीएम पे आप चाहते हो करो,
कोई बात नहीं, मगर उसको सुधारो। जैसे एक्सपर्ट्स लोगों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, वो लेटर भी मेरे पास है, और उन्होंने लिखा, ये भी थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बता रहा हूं। साथियों, उसमें उनका कहना यह है, जो उन्होंने लिखा कि ईवीएम मशीन में ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया जाए। अगर ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया जाता है तो ईवीएम को ऑडिट करने से उसकी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। रीडिजाइन ईवीएम्स, फैसिलिटेट ऑडिट्स, एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन टू ईसी। अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को मैं ये लिखित रूप से ये लिखने वाला हूं कि इसको सुधार करो। यदि आपने सुधार नहीं किया, नहीं माना, तो हम लोग भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद है कि एनआरसी एनपीआर के विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था, सीए के विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से बीजेपी आरएसएस ने, अमित शाह ने वंचित कर दिया था। उसमें 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के थे। जब ये बात सारे देश के लोगों को मैंने बताई, भारत बंद करवाया, तब से सीए कानून बंद पड़ा हुआ है। कितने लोगों को पता है कि भारत सरकार का पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून मैंने रोक लगा के रखा हुआ है। केंद्र सरकार, आरएसएस, बीजेपी, इतनी सारी ताकत, इतने सारे मुख्यमंत्री, अब मैं यही सड़क पर चलने वाला आदमी, रोक लगा के रखा हुआ है। इससे एक बात प्रमाणित होती है, हमारे पास भी संगठित शक्ति है। 47 साल लगाकर ये संगठित शक्ति का निर्माण किया। ये 6 लाख गांव का बन जाएगा 2030 तक। फिर तो इन लोगों को मैं गधे घोड़े लगाऊंगा। साथियों, क्या करना होगा सुधार? पहली बात तो यह है कि एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है। जो वोट का अधिकार है, हम एक्ट करते हैं, वोट देते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है। क्यों? कैसे है? जैसे 7 पार्टी के लोग हैं, 7 विचारधारा है, मतदाता 7 में से एक विचारधारा को पसंद करता है। इसका मतलब यह है कि वो किसी विचारधारा को पसंद करना, ये उसके अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। हमारे वोटों की चोरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को हमारा कहना है आर्टिकल 32 के तहत 3 जज का पैनल बनाया जाए, निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन चुनाव आयोग का करे। गलती करने के बाद गलती किया ऐसा ना कहे, गलती होने से रोके, निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करे, मॉनिटरिंग करे। 3 जज का पैनल, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी। उसके साथ साथ नागरिकों की समिति होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि नागरिकों के पास ही सरकार बनाने का, बिगाड़ने का अधिकार है। और ऐसी नागरिक समिति बनती है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, तो मिनट टू मिनट मॉनिटर होगा और गलती होने से उसी समय रोका जाएगा।
ऐसा हमारा प्रस्ताव है। चुनाव आयोग मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भारत बंद करेंगे। अक्टूबर में कर सकता हूं, नवंबर में कर सकता हूं, दिसंबर में कर सकता हूं। और इसके लिए 12 लाख एनजीओ है भारत में, उनसे वार्ता हो रही है, कई हजार लोगों से वार्ता हो चुकी है। क्योंकि ये देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना अकेले वामन मेश्राम का ठेका नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो केवल पहल कर रहा हूं। तो लोगों को बात समझ में आ रही है। अगर यह ऐसा हुआ तो यह भारत बंद बहुत बड़ा, बहुत विशाल होगा। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। अगर चुनाव आयोग ने कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं किया तो ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। इसके लिए मैं सारे देश भर में हमारे संगठन के लोगों को आदेश दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं कि कल से मीटिंगें करो। 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंगें करो। उसमें शेड्यूल कास्ट के 15 लाख, बूथ पर 15 लाख लोग तैयार करना है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख तैयार करना है। नॉमिनेटेड ट्राइब के 15 लाख तैयार करना है। एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख और महिलाओं के 15 लाख। 15 लाख बूथ रहने की संभावना है। यदि हम ऐसा करते हैं, तैयारी करो, तैयारी का वीडियो बनाओ कि हम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी फोड़ो मत, अभी केवल तैयारी करो। अति उत्साह में बहुत गड़बड़ियां हमारे लोग करते हैं। नगर के कार्यकर्ता ने फोड़ दिया। अरे मैंने कहा भैया, अकेले के फोड़ने से क्या होगा? अकेले के फोड़ने से नहीं होगा। ये रोकने का मामला है, तेरी इच्छा पूरा करने का मामला नहीं है। नहीं नहीं, मेरे से रहा ही नहीं गया, फोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? एफआईआर हो गया। फिर आगे क्या हुआ? अरेस्ट करके लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चली। फिर क्या हुआ? निर्दोष छूट गए। मैंने पूछा निर्दोष कैसे छूटा? तो उसने कहा मैंने जज साहब को 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट का कॉपी दिया कि जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, आपका कोर्ट तो छोटा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा है तेरे पास? हाँ दे दे, ले, ओके जा। अब सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, मैजिस्ट्रेट लेवल पर है। उसको निर्दोष छोड़ दिया। साथियों, ये जो मामला है ईवीएम रोकने का, अगर वो उन लोगों ने कानून और संविधान के विरोध में अगर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमको इतना बड़े पैमाने पर एक्शन करना पड़ेगा। और इतने बड़े पैमाने पर जब एक्शन करेंगे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा मेश्राम जी सजा होगी। मुझे कहा सजा होगी, जेल होगी। मैंने पूछा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? कहा कि महान हो गए। तो मैं जेल में जाके लहान होऊंगा या महान होऊंगा? तो महान, वो भी बोल रहा है महान। इसलिए हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं, ठगी करके थोड़ी जेल में डाल रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, चुनाव की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं। जो लोग ऐसा जेल में जाएंगे, जेल के बाहर आने के बाद हीरो हो जाएंगे। मैं गुजरात में, अहमदाबाद में जेल में गया, मेरे को पुलिस वाले जेल में लेके ही नहीं जाते, जेल में लेके गए। मैं ही गया, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आके कुर्सी टाके बल गए, बैठ गया और कहा आज तो आप हीरो हो गए। तो मैंने कहा गांधी जी ने ही अकेले हीरो होने का ठेका ले रखा है, मैं हुआ तो क्या बिगड़ा? नहीं नहीं, मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि आप हीरो हो गए। मैं कहा कैसे? कहा सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे। मुझे तो पहली बार पता चला कि इतना विशाल आपका संगठन है। साथियों,
हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चोरी चकारी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है। जो भी जेल में जाएगा, ये 10 साल में देश बदलेगा और हमारे लोगों के हाथ में भी इख्तियार आ सकता है। तो उन सभी लोगों को जो जेल में जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, अरे हमको तो पहले ही रिजर्वेशन SC ST OBC को है, इससे क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा प्रेफरेंस शुड बी गिवन। तुम शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, OBC को हो, तो भी तुमको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो जेल में जाएगा उसको पहले नौकरी मिलेगी। शेड्यूल कास्ट का हो और जेल में ना जाए, बाद में होगा। उसको मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी। जो जेल में जाएगा उसको मिलेगी। कांग्रेस के लोग खले कब से मतलब आजादी की लड़े, उनके अभी भी चल रहे हैं। साला पता नहीं कैसे चल रहे हैं। स्वतंत्रता सेना के सर्टिफिकेट अभी भी चल रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जेल में जाना गौरव की बात है। हम कोई चोरी चकारी करने के लिए जेल में नहीं जा रहे हैं, देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इसको रोकना संभव होगा। जब कोई एक आदमी का मर्डर करता है तो 302 की कलम लगती है, और 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग अगर किसी नेता को घर में घुसकर हत्या कर देते हैं, कर्नल गद्दाफी के घर में घुसे, उसकी हत्या कर दिया, कोई FIR नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ, एक भी FIR नहीं हुआ। जब ऐसा होता है, लाखों लोग जब हत्या कर देते हैं, कोई FIR नहीं होता, और अखबार में खबर आती है, हत्या की खबर आती है, रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन का FIR होता है? कभी सुना? इसलिए साथियों, इस देश में इतनी सारी गंदगी पैदा हो गई है, और EVM मशीन ने, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज। इस तरह से EVM मशीन ने ब्राह्मण राज को परमानेंट कर दिया, और हम लोगों को केवल लाइन लगाकर वोट देने के काम में लगा दिया। बदलाव इसमें संभव नहीं है। वोट का अधिकार समाप्त करने की वजह से संविधान लगभग समाप्त हो गया हमारी दृष्टि से। बहुत सारे लोग कहते हैं RSS BJP वाले संविधान समाप्त कर देंगे। अरे वोट का अधिकार समाप्त होने के बाद समाप्त हो गया। आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको अपने आप को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। आप ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।